Welcome back, everyone. Last time जब मैंने इस केस के बारे में पढ़ा था, it was basically just that a rich kid who had a Porsche, उसने hit किया दो लोगों की बाइक को, and both of them died. And after that, all he had to do was basically write a letter, and then he was got off scotch-free. So I'm currently in Canada now. I used to be in India, and this is the level of corruption was one of the reasons why I left. This video, Momo actually did a really great job on this video. काफी in-depth video है और completely laid out information in a great manner. Editing is also top notch. And I just want to share this with you, or my reaction to this, or what I think and my thoughts are to this video. लड़की की माँ व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करती है कि ये क्यों मायने रखता है कि गाड़ी कौन चला रहा था। इंपॉर्टेंट ये है कि गाड़ी में ड्राइवर था तो उसकी गलती हुई ना। जहाँ ड्राइवर का ब्लड सैंपल एक पब्लिक रूम में लिया गया, तीनों लड़के का ब्लड सैंपल चीफ मेडिकल ऑफिसर के अंदर वाले कैबिन में लिया गया जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। दादाजी बोलते कि क्यों ना हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को बताएं कि जो दो लोगों की मौत हुई उन्होंने शराब पी रखी थी और वो गाड़ी के सामने आ गए। पुलिस को पता चलता है कि लड़के के पिताजी ने हॉस्पिटल के हेड ऑफ फोरेंसिक डिपार्टमेंट को 3 लाख रुपए की घूस दी थी। जब भी हमारे देश में Nothing surprising here. Mumbai में जब मैं रहता था, I knew a lot of like rich kids, politicians' kids, businessmen's kids. This is very normal. Um, काफी ऐसे cases देखे थे मैंने इंडिया में भी, especially in Mumbai. So this doesn't surprise me, but I'm glad things are changing now. I really am. कोई भयानक क्राइम होता है ना, मुझे कमेंट्स आते कि कुछ नहीं होने वाला हमारे देश में, चाहे वो कोलकाता का रेप केस हो, अतुल सुभाष का केस हो या फिर पुणे का पोर्शे केस। Atul Shabazz case. Yeah, if you guys want a reaction on that too, that's a really crazy case too. कुछ दिन बाद सब लोग भूल जाएंगे, पर मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए मैं अटेंशन वापस लाना चाहता हूँ इस साल के एक जरूरी केस पर, जिसने हमें दिखाया कि हमारे देश में अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी तरीके का नंगा नाच करवा सकते हो। कुछ हफ्ते True. पहले पुणे पुलिस ने 900 पेज की चार्जशीट सबमिट करी, जिसने डिटेल में हमें बताया कि इस केस में हुआ क्या। अगले 23 मिनट के दौरान मैं आपको सारी खबर दूंगा इस चार्जशीट से, चाहे वो परिवार के व्हाट्सएप मैसेजेस हो, सीसीटीवी इमेजेस और मेडिकल रिपोर्ट्स, ताकि आम लोग दबाव डाल सके अथॉरिटीज पर, जिससे हमारा सिस्टम बदले। 18 मई 2024 एक 17 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर जाता है 12th बोर्ड के रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए। अपने दो दोस्तों के साथ वो निकलता है एक ग्रे कलर की पोर्शे टेकान में, एक गाड़ी जो रजिस्टर्ड नहीं है और जिसकी कोई नंबर प्लेट भी नहीं। वो कोरेगांव पार्क के कोजी पब में जाते हैं। लड़का उधर अपनी गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है और वैले उससे पूछता है कि क्या मैं आपकी गाड़ी पार्क कर लूं। लड़का बोलता है कि मेरा ड्राइवर पीछे आ रहा है, वो गाड़ी पार्क करेगा। जिसके बाद एक छोटी सी गाड़ी उधर आती है, ड्राइवर निकलता है और वो गाड़ी को पार्क कर लेता है। रात के 10:40 में वो कोजी पहुंचते हैं और उधर फूड और ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। लड़के के दादाजी ने उसको एक क्रेडिट कार्ड दिया था सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। 70% ड्रिंक्स जो उन्होंने ऑर्डर करी है वो हार्ड लिकर है, जो महाराष्ट्र में 25 प्लस की उम्र के लोगों को ही सर्व करी जा सकती है। Yeah, this kid is 17 years old. Just for context, we can't even drive. 90 मिनट तक वो उधर रहते हैं और उनका बिल आता है करीब 50,000 रुपए का। रात के 12:30 बजे फिर ये 3 बच्चे कोजी पब से निकलकर द ब्लैक होटल में जाते हैं, जो सेम इलाके में है। होटल का बाउंसर इन 3 लड़कों को अपनी गाड़ी से निकलते हुए देखता है और उनसे पूछता है कि क्या आप इधर के मेंबर हो, क्योंकि इधर बस मेंबर्स ओनली एंट्री ही है। वो तीनों बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास तो मेंबरशिप नहीं है, तो बाउंसर उनको एंट्री नहीं देता। कुछ मिनट बाद ये तीनों लड़के वापस बाउंसर के पास जाते हैं और बोलते हैं हम ब्लैक में नहीं बल्कि एक दूसरे रेस्टोरेंट सोरीसो में जाना चाहते हैं, जो ब्लैक के एकदम बाजू में है। तो बाउंसर कहता है अच्छा आपको सोरीसो जाना है, ठीक है कोई बात नहीं जाओ। पर जैसे ही बाउंसर दूसरी तरफ देखता है, वो तीनों लड़के ब्लैक की तरफ चले जाते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, मेरे को नहीं समझा तुमने। एक तो बाउंसर खड़ा कर रखा है,
एक रेस्टोरेंट के लिए, और उस साइड में दूसरा रेस्टोरेंट है जिसके लिए आपको पास की जरूरत नहीं है. लाइक आई डोंट सी द इंफ्रास्ट्रक्चर हियर, बट ओके. उधर फिर वो ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और रात के 2 बजे ब्लैक से निकलते हैं. लड़के का ड्राइवर अभी भी बाहर वेट कर रहा है. ड्राइवर लड़के से बोलता है, आपने बहुत ड्रिंक किया है तो गाड़ी मैं चलाता हूँ. पर वो लड़का सुनता नहीं है. वो ड्राइवर को बोलता है कि आप मेरे साथ Please पैसेंजर don't. सीट में बैठो और मेरे दोस्त पीछे बैठेंगे, पर गाड़ी मैं चलाऊंगा. वो लड़का गाड़ी चलाने लगता है और एक समय पर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है. ड्राइवर उसको धीरे चलाने के लिए बोलता है, पर वो लड़का सुनता नहीं है. I like the use of AI in the video too. उसी रात 5 दोस्त अपनी सेलिब्रेशन में मगन हैं. इस ग्रुप में है अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्ता, जो जॉनसन कंट्रोल्स के लिए काम करते हैं, अकीब मुल्ला जो नेक्स्ट ब्रिज सॉल्यूशंस के लिए काम करता है, अमन कुमार कुंद्रा एक कंसल्टेंट, और ईशा जाजू एक इवेंट प्लानर. रात के 10:30 बजे वो पुणे के कल्याणी नगर इलाके में बॉलर होटल जाते हैं अपनी डिनर पार्टी के लिए. उधर वो खाना खाते हैं और फिर 3 घंटे बाद रात के 1:30 बजे अपने घर के लिए निकल जाते हैं. क्योंकि बहुत देर रात हो गई है, अनीश कहता है कि क्यों ना मैं अपनी कोलीग अश्विनी को ड्रॉप कर दूं उसके घर पर. दोनों अपनी पल्सर पर निकलते हैं, दो और दोस्त अपनी बुलेट पर, और आकिब अपनी बाइक पर अकेला निकलता है. सभी सेम रूट से निकलते हैं. अब हो गए हैं रात के 2:30 बजे और वो कल्याणी नगर रोड पर है. इस रोड पर आकिब और दूसरे दोस्त यू टर्न ले लेते हैं, जबकि अनीश और अश्विनी सीधा चलते हैं एयरपोर्ट रोड की तरफ, जहां अश्विनी का घर है. जैसे ही आकिब यू टर्न ले रहा होता है, उसके साइड से एक बहुत तेज से पोर्शे निकलती है. थोड़ी देर में एक बहुत बड़ी आवाज आती है. उसके साइड से निकलती है. साइड. ओके. जैसे ही वो आवाज की तरफ देखता है, उसको पता चलता है कि पोर्शे का क्रैश हो गया है अनीश की बाइक के साथ. Oh. अनीश अपनी पल्सर के साथ स्किड कर जाता है और रोड पर एक रेड स्विफ्ट गाड़ी से टकराता है. अश्विनी की सिचुएशन भी बहुत गंभीर है. विट्ठल जाधव, जो पास में एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं और जो इस केस के आई विटनेस है, वो कहते हैं कि इस क्रैश की वजह से अश्विनी तो बहुत दूर उड़ जाती है. दोनों लड़के और लड़की के सर रोड पर लगते हैं और खून बहने लगता है. दोनों रोड पर बुरी तरह घायल हैं. पोर्शे के अंदर जो एयर बैग होता है वो ओपन हो जाता है क्रैश की वजह से. जो आई विटनेस है आसपास, वो देखते हैं कि गाड़ी में 4 लोग हैं. लड़का जो ड्राइवर की सीट में है, वो ब्लैक टी शर्ट और पैंट्स पहना हुआ है. उसके साइड में एक ड्राइवर है और पीछे 2 और लड़के. ताकि वो 4 भाग ना पाए, इसलिए आसपास के लोग उनको साइड में रखते हैं और सवाल पूछने लग जाते हैं. कुछ लोग उनको पीटने तक लग जाते हैं. जिस रेड स्विफ्ट से अनीश टकराए थे, उनके ओनर कहते हैं कि ताकि ड्राइवर भागे ना, मैंने और कई और लोगों ने उसको गाड़ी से निकाला. हमने देखा कि उसने बहुत पी रखी है. थोड़ी देर में पुलिस आती है. वो एक ऑटो को रोकती है और ऑटो ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम अनीश और अश्विनी को पास के अस्पताल लेकर जाओ. उनके दोस्त फिर उन दोनों को ऑटो में डालते हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए सह्याद्री हॉस्पिटल लेकर जाते हैं रात के 2:45 बजे. डॉक्टर फिर दोनों को एग्जामिन करते हैं. आपके सामने अनीश की ऑटोप्सी रिपोर्ट है, जहां कॉज़ैलिटी मेडिकल ऑफिसर कहते हैं कि अनीश अनकॉन्शियस है और अनरिस्पॉन्सिव है. ना कोई पल्स है, ना हार्ट की साउंड, कोई रेस्पिरेशन नहीं है. दोनों प्यूपल्स डायलेटेड है और नॉन रिस्पॉन्सिव है लाइट को. उसका बीपी रिकॉर्डेबल नहीं है और ईसीजी पर फ्लैट लाइन है. इसका मतलब है नो कार्डियक एक्टिविटी. 2:50 AM को उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है. अश्विनी की ऑटोप्सी भी सेम है. 2:52 AM को अश्विनी को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है. जबकि क्राइम सीन पर पुलिस पहुंचती है और तीनों लड़कों और ड्राइवर को कस्टडी में लेकर येरवड़ा पुलिस स्टेशन लेकर जाती है. अब इधर से कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं. एक लोकल एमएलए इन्वॉल्व होता है और ब्लड सैंपल्स मिक्स करे जाते हैं. मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इस 913 पेज की चार्जशीट को देखकर, जो पुलिस ने फाइल करी. Out of research.
directly from the source too. So सुबह के 3 बजे लोकल एमएलए सुनील टिंगरे स्टेशन पहुंचते हैं। अब उन्होंने पुलिस से बात क्या करी ये हमें नहीं पता, पर वो रिपोर्टर्स को बोलते हैं कि मैं लड़के के परिवार को पिछले 30 साल से जानता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं इधर आया। पर इधर पहुंचकर मुझे पता चला कि लड़के ने एक एक्सीडेंट किया है, इसीलिए मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। त्यानंतर मी त्यांना म्हणलो कायदेशीर जे काय कारवाई आहे आपण त्या ठिकाणी करावी आणि एवढे बोलून मी त्या कुटुंबियाच्या व्यक्तींनाही सांगितलं की ही सिरियस बाब आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला तुम्हाला कायद्याच्या हिशोबाने पुढे जावं लागेल आणि त्यांना हे सांगून त्याच्यावरती साहेबांना सांगितलं की आपण या ठिकाणी गुन्हा दाखल आपल्या पद्धतीने करावा। पर क्या ये इंटरफेरेंस की बात सच होती है? जानते हैं। अगले दिन सुबह के 8:26 पर अनीश और अश्विनी के दोस्त आकिब लड़के के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करते हैं। इंडियन पीनल कोड के 5 डिफरेंट सेक्शंस पर अक्यूज पर कई चार्जेस डाले जाते हैं। अब एक्सीडेंट के हुए 7 घंटे हो गए, पर अक्यूज का अभी तक ब्लड टेस्ट नहीं लिया गया है। सुबह के 9:40 पर सरकारी ससून अस्पताल में एमएलए टिंगरे के साथी अशफाक मकंदर और एक मिडिलमैन अमर गायकवाड़ उधर पहुंचते हैं हॉस्पिटल के स्टाफ से मिलने के लिए। ये मीटिंग होती है हॉस्पिटल के कार पार्किंग एरिया में। एमएलए के 2 साथी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय को एक पैकेट देते हैं जिसमें कैश है। फिर ये हॉस्पिटल एम्प्लॉय ये पैकेट 2 व्हीलर में डाल देता है। पुलिस स्टेशन में 10:15 पर कांस्टेबल को एक कॉल आता है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर से। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि अस्पताल ने उनको कहा है कि तीनों लड़के और ड्राइवर का ब्लड टेस्ट होना चाहिए अल्कोहल टेस्ट करने के लिए। तो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कांस्टेबल को ऑर्डर देते हैं कि वो चारों को ससून हॉस्पिटल लेकर जाएं ब्लड टेस्ट के लिए। सुबह के 10:30 बजे चारों अक्यूज हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद लड़के के ड्राइवर को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया जाता है, जहां उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। 1.5 घंटे बाद करीब 11:07 पे एमएलए के साथी अशफाक मकंदर चीफ मेडिकल ऑफिसर के कैबिन में आते हैं। उधर 5 मिनट बिताने के बाद कैबिन छोड़ देते हैं। निकलने के बाद एमएलए के ये साथी फिर हॉस्पिटल के हेड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन को कॉल करते हैं। ये कॉल चलता है 1 मिनट 24 सेकंड के लिए, जिसके बाद हेड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ बात करते हैं। इन तीनों आदमियों के बीच एमएलए के साथी, हेड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन और चीफ मेडिकल ऑफिसर के बीच कई कॉल्स एक्सचेंज होते हैं। 11:40 पर तीनों लड़के कैबिन में आते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। अब जहां ड्राइवर का एग्जामिनेशन एक पब्लिक एरिया में हुआ था, इमरजेंसी वार्ड में तीनों लड़कों का एग्जामिनेशन चीफ मेडिकल ऑफिसर के कैबिन में होता है। लड़कों के फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं कि इनके ब्लड सैंपल लेने से पहले मुझे उनके पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होगी, पर पेरेंट्स तो बाहर ही खड़े, इसलिए परमिशन बहुत जल्द मिल जाती है। चीफ मेडिकल ऑफिसर फिर 2 मेडिकल इंटर्न से लड़कों का ब्लड ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, पर इधर ही कहानी में ट्विस्ट है। एक्चुअली वो लड़कों का ब्लड सैंपल लेने के लिए नहीं कहते, बल्कि कहते कि लड़कों के साथ जो अडल्ट्स हैं उनका ब्लड सैंपल लो, लड़कों का नहीं। what? अब चीफ मेडिकल ऑफिसर के कैबिन में 2 कमरे हैं। एक बाहर की तरफ है जहां लड़कों का फिजिकल टेस्ट हुआ, और एक अंदर की तरफ है। अंदर वाले कमरे में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और उधर ही ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करे जाते हैं। 12:25 पर अक्यूज का एक दोस्त चीफ मेडिकल ऑफिसर के कैबिन में आता है अपने I'm assuming they're taking the parents or whoever they're coming in with their blood and not theirs. फादर के साथ ब्लड सैंपल देने के लिए। 6 मिनट बाद एक दूसरा लड़का आता है अपनी मां के साथ ब्लड सैंपल देने के लिए, जिसके बाद तीसरा लड़का। इस दौरान ये तीनों लोग एमएलए के साथी और 2 हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स एक दूसरे के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जब ये हो रहा है तो सीएमओ के कैबिन के बाहर एक कांस्टेबल तैनात है, जो ये कंफर्म करते हैं कि जब अक्यूज लड़का अपनी मां के साथ उधर था तो हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स लगातार एमएलए के साथी के साथ बात कर रहे थे। मतलब कि जिन ब्लड सैंपल्स पर टेस्ट करवाए जाते हैं वो लड़कों के नहीं है, बल्कि अडल्ट्स के हैं। फिर ये ब्लड सैंपल्स पुणे के रीजनल फोरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं। ब्लड टेस्ट के बाद तीनों लड़कों और ड्राइवर को पुलिस स्टेशन वापस लेकर जाया जाता है, और उनके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन में एमएलए के दोस्त और वही मिडिलमैन आते हैं।
अब इस एक्सीडेंट की खबर मीडिया में वायरल हो गई है। And talking about that tragic car crash from Pune, which has sent shockwaves across the nation. और पुलिस स्टेशन को न्यूज रिपोर्टर्स ने घेर लिया है और दोपहर के 2 से 2:30 बजे के बीच रिपोर्टर्स को अजीब सा दिखा कुछ। वो देखते कि पुलिस स्टेशन के बाहर तो वो पोर्श और पल्सर खड़ी हुई है जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, पर उनके साथ 2 मर्सिडीज बेंज भी है। इन 2 मर्सिडीज में से एक मर्सिडीज से एक आदमी निकलता है। अब ये कौन है हमें इसकी जानकारी नहीं है। उसके हाथ में पिज्जा बॉक्सेस हैं। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और अक्यूज लड़के के हाथ में पिज्जा बॉक्स थमा देता है और पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्टर्स देखते क्या है कि अक्यूज लड़का एसीपी की कुर्सी पर बैठा है। शाम को तीनों लड़कों की और अक्यूज लड़की के ड्राइवर की फिजिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। इन रिपोर्ट्स में हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर के साइंस हैं। इन रिपोर्ट्स में लिखा क्या गया है कि कोई भी फिजिकल साइन नहीं है कि किसी ने भी अल्कोहल पिया था। जैसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको शराब की बू आ रही थी उनके मुंह से, हाँ या ना। और ये उन्होंने किया the next day or the day after or whenever this is happening, right? जब इवेंट और जब एक्सीडेंट हुआ तब का नहीं है ये, this was after, so this is pretty much meaningless. ना पर सर्कल किया गया है। क्या उनका बोलचाल ठीक था? हाँ ठीक था। क्या उनकी आंखों से शराब पीने के साइंस थे? नहीं। Obviously एंड में not. डॉक्टर हलनोर कंक्लूड करते हैं कि चारों में से किसी ने भी शराब नहीं पी हुई। फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा ब्लड रिपोर्ट्स ने भी दिखाया कि ना किसी लड़के ने और ना परिवार के ड्राइवर ने शराब पी थी। पुणे पोर्श कार हादसा मामले में ये बहुत बड़ी खबर है। आरोपी को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बकायदा इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने लड़के को बेल दे दी है और पुणे पुलिस कोर्ट जाकर अपील करती है कि हमें इसको एज अ माइनर नहीं बल्कि एज एन अडल्ट ट्रीट करना चाहिए। और बेल में लिखा गया है कि लड़के के दादाजी उसको बुरी कंपनी से दूर ही रखेंगे। कहा गया है कि लड़का पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर पर फोकस करेगा और बोला जाता है कि लड़के के पेरेंट्स इंश्योर करेंगे कि ऐसी गलती लड़का कभी ना करे। अगले 15 दिन उसको एक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाकर सारे ट्रैफिक नियम सीखने होंगे, काउंसलिंग लेनी होगी और अस्पताल के एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना। उसको फिर एक 300 वर्ड का ऐसे लिखने के लिए भी बोला जाता है रोड सेफ्टी पर। जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहता है कि लड़के और उसके फैमिली ने सारी कंडीशंस मान ली है, लड़के को बेल मिल जाती है। अब उसी रात जो ड्राइवर है परिवार का वो अपने घर जा रहा होता है, पर तभी जो लड़के के दादाजी हैं उसको जबरदस्ती अपनी BMW गाड़ी में बैठाते हैं। फिर दादाजी ड्राइवर को अपने बंगलो लेकर जाते हैं। उधर लड़के के पिताजी और दादाजी ड्राइवर का फोन ले लेते हैं और उसको जबरदस्ती लॉक कर देते हैं कमरे में। वो उस पर दबाव डालते हैं कि एक्सीडेंट का दोष वो अपने ऊपर ले ले और पुलिस को एक स्टेटमेंट दे दे कि एक्सीडेंट उसकी गलती से ही हुआ है। अब अगले दिन 20 मई को एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होता है जहां अक्यूज लड़के के पेरेंट्स हैं, दादाजी हैं और 3 लॉयर्स। इस ग्रुप पर केस की हर डिटेल शेयर करी जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शाम के 4:11 पर अक्यूज लड़के की माँ ग्रुप पर एक मैसेज भेजती है। मेरा एक पॉइंट है, गाड़ी कोई भी चला रहा हो वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ड्राइवर तो गाड़ी में है, तो एक्सीडेंट जो हुआ उसमें ड्राइवर की गलती नहीं है। तो लड़के ने पी कर गाड़ी चलाई और 2 लोगों को मारा, लड़के की गलती नहीं है। ड्राइवर गाड़ी में था, ड्राइवर की गलती है। अब याद रहे कि अभी भी ड्राइवर परिवार के घर में कैद है। और ड्राइवर ने उसे मना भी किया था before starting to drive, right? So you want him. टेंशन के मारे ड्राइवर की बीवी उसी घर में पहुंचती है। पर ये भी समझना जरूरी है कि वो ड्राइवर है, राइट? उसकी लाइवलीहुड इस पर डिपेंड करती है कि वो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता। Like I'm assuming उसके भी, right? He might have had kids and a wife and all that, right? You can't just make a decision like that, especially when you've been working with the family for such a long time. और I'm assuming इतने ज़्यादा savings भी नहीं होंगे उसके, so but yeah, unfortunate. और वो इतना हल्ला करती है कि फाइनली परिवार ड्राइवर को छोड़ देता है। फिर लड़के का परिवार एक और तरकीब के बारे में सोचता है कि ड्राइवर पर दोष डालने के अलावा
हम गाड़ी पर भी दोष डाल सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर 2 महीने पहले की स्क्रीनशॉट शेयर होती हैं लड़के और कार डीलर के बीच, जहां लड़का कार डीलर को बोल रहा था कि गाड़ी की चाबी और लॉक में कोई इश्यू है। लड़का बोलता है कि उससे गाड़ी अनलॉक नहीं हो रही है और टेक्नीशियन लड़का को बोलता है कि हमें इस पार्ट को रिप्लेस करना होगा। उसी शाम लड़के के पिताजी को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उनका बेटा बिना ड्राइवर्स लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। इसी के साथ कोजी और ब्लैक पब्स के ओनर्स पर भी कार्रवाई करी जाती है क्योंकि उन्होंने बच्चों को शराब सर्व Another करी। very important, बहुत important चीज है, you need to ask for ID if you're serving alcohol. और obviously I'm assuming 17 साल का देखने से पता चल जाता होगा for the most part, right? And they were not members of this club. 21 मई की शाम को अक्यूज लड़के को बोला जाता है कि उसको पुलिस स्टेशन आना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। लड़के का लॉयर एडवाइस करता है कि लड़के को लगातार बोलना चाहिए पुलिस स्टेशन में कि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे काउंसलिंग। There's nothing crazy though, like lawyers का तो काम ही यही है, उनको पैसे इस चीज के लिए मिलते हैं कि आपको डाउट क्रिएट करना है, right? कि ये भी हो सकता है, like maybe कार की गलती है, maybe इसकी, right? Because you have to create some kind of doubt in front of the law to make it seem like, like we can't rule this to be 100% the case. So maybe ये चीज भी हो सकती है, ये चीज भी हो सकती है। ऐसे करते करते they pretty much just extend the court dates, right? तारीख पे तारीख वाला जो मीम है वो basically यही है, right? They just create diversions from what the topic is and try to put blame on other things, I guess. की जरूरत है और मैं अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहता हूँ। लॉयर ये भी कहता है कि आर्टिकल 21 के तहत लड़का चुप रह सकता है। अब इसी समय क्योंकि मीडिया में इतना हल्ला हो रहा है कि लड़के को 15 घंटे में बेल मिल गई एक्सीडेंट करने के बावजूद, इसी वजह से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लड़के की बेल कैंसिल कर देती है। अगले दिन लड़का पुलिस को कहता है कि मैं नहीं बल्कि मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था एक्सीडेंट के दौरान। जो 2 और लड़के थे गाड़ी में वो भी इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। फिर पुलिस ड्राइवर को पुलिस स्टेशन लेकर आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगले दिन सुबह 11 बजे अक्यूज लड़के की माँ व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज भेजती है, मैं चाहती हूँ कि मीडिया को पता चले कि मेरा बेटा किस ट्रॉमा से गुजर रहा है। वो एक बच्चा है और कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। गाड़ी में तो एक ड्राइवर भी है पर उसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा। इसके जवाब में दादाजी कहते हैं कि क्यों ना हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जहां हम ये बोले कि विक्टिम्स ने शराब पी रखी थी और वो गाड़ी के सामने आ गए ओवर स्पीडिंग की वजह से। फिर दादाजी कहते हैं कि ड्राइवर ने वैसी बात मान ली है कि वही गाड़ी चला रहा था और हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि गाड़ी में ही खराबी थी। अगले दिन दादाजी एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर जहां लिखा है कि क्यों ना हम वो सीसीटीवी फुटेज हासिल करें जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि कैसे विक्टिम एक्सीडेंट से पहले दारू पी रहे थे। वो बोलते हैं कि अगर हमें उनके खाने और शराब के बिल्स मिल गए तो हम अपने लड़के को बचा सकते हैं। अब इस दौरान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है। पहले वो ड्राइवर को इंटेरोगेट करते हैं, फिर वो पोर्शे कंपनी को रीच आउट करते हैं पूछने के लिए कि इस गाड़ी में कोई खराबी है या फिर नहीं। पोर्शे कंपनी कहती है कि हम पुलिस स्टेशन आकर आपको टेक्निकल डिटेल्स देंगे, जबकि इंटेरोगेशन के दौरान ड्राइवर पूरा सच पुलिस को बता देता है। वो कहता है कि कैसे लड़के के पिताजी और दादाजी ने उस पर दबाव डाला और उसको घूस दी ताकि वो क्राइम कन्फेस कर ले। जबकि पुणे की पुलिस कमिश्नर कहते हैं Good for confessing or telling the truth. कि हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जहां लड़का अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था पब में। कमिश्नर ये भी कहते हैं कि लड़के का परिवार ड्राइवर पर दबाव डाल रहा है। अगले दिन दादाजी को अरेस्ट कर लिया जाता है इसी केस में। अब तारीख हो गई है 27 में। जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है वैसे ही और खबरें पब्लिक आती हैं। जैसे 1 हफ्ता हो गया है उस ब्लड स्वैपिंग इंसिडेंट को जो हॉस्पिटल में हुआ था और ये न्यूज पब्लिक हो जाती है। The blood samples of the minor involved in the accident were switched with those of another person who had not consumed alcohol. पुलिस कमिश्नर मीडिया को बताते हैं कि परिवार ने बहुत बड़ा प्लान रचा था ब्लड टेस्ट स्वैप करने के लिए। ये पूरे देश की आंखों के सामने हुआ है। अब हुआ क्या था ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा, पर इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़े दिन पहले जाना होगा।
याद है मैं आपको बता रहा था कि 19 मई की सुबह को लड़के, उसके 2 दोस्त और ड्राइवर के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करे जाते हैं। ये सब होता है ससून अस्पताल में, जिसकी जिम्मेदारी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हलनोर के हाथ में है। अब उसी शाम 6 बजे पुलिस लड़के को एक दूसरे ब्लड टेस्ट के लिए ऑन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर जाती है। पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस है और हम नहीं चाहते कि इस केस में कोई भी मैनिपुलेशन हो। अब जहाँ ससून अस्पताल के सैंपल ने दिखाया था कि लड़के ने कोई शराब नहीं पी रखी थी, ऑन हॉस्पिटल के रिजल्ट्स बहुत अलग है और इसी की वजह से पुलिस में शक आ गया कि ऐसा हो कैसे सकता है। इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और इसीलिए 21 मई को पुलिस ने रीजनल फोरेंसिक लैब से एक डीएनए टेस्ट करवाया दोनों ही ब्लड सैंपल्स का और उन्होंने देखा कि लड़के के दोनों ब्लड सैंपल्स का डीएनए मैच ही नहीं कर रहा। फिर पुलिस को समझ आ गया कि एक्चुअली ससून हॉस्पिटल में हुआ क्या था। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एमएलए के साथी अशफाक मकंदर ने लड़के के परिवार के लिए एक मिडिलमैन ढूंढा। ये मिडिलमैन फिर हॉस्पिटल के हेड ऑफ फोरेंसिक डिपार्टमेंट से बात करता है। मिडिलमैन कल्याणी नगर जाता है लड़के के पिताजी से पैसा कलेक्ट करने के लिए और ये पैसा यूज किया जाता है हॉस्पिटल स्टाफ को घूस देने के लिए। पुलिस को पता चला कि लड़के के पिताजी ने 3 लाख रुपए की घूस दी थी हेड ऑफ फोरेंसिक डिपार्टमेंट को। ये सारी चीजें करने के लिए यही घूस काम आई। हॉस्पिटल में एक मेडिकल स्टूडेंट ने इस घूस को कंफर्म किया। स्टूडेंट ने कहा कि डॉक्टर अजय ने स्टूडेंट को 2.5 लाख रुपए दिए और ये बोला कि मेरे पास जगह नहीं है इस पैसे को स्टोर करने के लिए। अब स्टूडेंट डॉक्टर को 6 साल से जानता था, इसलिए उसने ये पैसे रख लिए। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने ये सारी चीजें बताई और पैसे पुणे की क्राइम ब्रांच को दे दिए। और अभी तो कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। घूस बस हेड ऑफ फोरेंसिक डिपार्टमेंट को ही नहीं बल्कि चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी दी गई थी 2.5 लाख रुपए की। पुलिस को ये 2.5 लाख रुपए चीफ मेडिकल ऑफिसर से बरामद हुए। फिर पुलिस ने हॉस्पिटल में जो दूसरे डॉक्टर्स और मेडिकल रेजिडेंट्स हैं सबसे पूछताछ करी ये पता लगाने के लिए कि हॉस्पिटल में हुआ क्या था। एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में काम करते हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि 19 मई की दोपहर को चीफ मेडिकल ऑफिसर ने अक्यूज की मां के ब्लड सैंपल लेने के लिए कहा। डॉक्टर बोलते कि लड़के की मां का क्यों ब्लड सैंपल चाहिए। फिर सीएमओ रिप्लाई करते कि सवाल मत पूछो, हेड ऑफ फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने ऑर्डर्स दिए। डॉक्टर को फिर समझ आ जाता है कि मामला है क्या और वो ये चीज करने से मना कर देते हैं। फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर एक दूसरे डॉक्टर को ढूंढते हैं और वो दूसरी डॉक्टर कहती है कि जैसे ही वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस पहुंची उधर एक 17-18 साल का लड़का था और उसके साथ एक लेडी बैठी हुई थी ग्रीन कपड़ों में। सीएमओ ने फिर उनको बोला कि आप फिर इस ग्रीन लेडी का ब्लड सैंपल लें। उन्होंने ब्लड सैंपल लिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर को ये सैंपल दिया और ऑफिस छोड़ दिया। तो पुलिस को पता चल गया कि हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर ने 3 लड़कों के ब्लड सैंपल फेंक दिए और उसकी बजाय 3 अडल्ट का ब्लड सैंपल लिया। 30 मई को पोर्शे का मुंबई ऑफिस एक रिपोर्ट बनाती है अपनी गाड़ी के बारे में, जहां बताया जाता है जब ये एक्सीडेंट हुआ था सुबह के 2:30 बजे तो गाड़ी की स्पीड 68 माइल्स में क्यों काउंट कर रहे हो? इंडिया में तो किलोमीटर यूज होता पर है। आवर, Maybe so that it looks less, I guess 68 miles, so which is actually really fast. यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर थी। 100, ब्रेक्स को yeah, चेक करने के बाद पता चला कि उनमें कोई खराबी नहीं थी। 1 जून को लड़के की मां को अरेस्ट कर लिया जाता है ब्लड स्वैपिंग केस में। 25 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट अक्यूज लड़के को बेल दे देता है। कोर्ट कहता है कि इस केस पर पब्लिक प्रेशर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने नियम फॉलो नहीं करेंगे। लड़के को अभी तक रिमांड होम में रखा गया है जो इलीगल है, जिस वजह से कोर्ट उसको बेल दे देता है। कोर्ट कहता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 में क्लियरली लिखा है कि बच्चों को अडल्ट्स की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा क्राइम्स के केसेस में। कोर्ट कहता है कि लड़के को थेरेपी और डी एडिक्शन काउंसलिंग लेनी होगी। उसी महीने पुलिस 900 पेज की चार्जशीट सबमिट करती है जिसके बलबूते पर ये वीडियो बना है। अगर करंट स्टेटस की बात करें तो मानो कि लड़के का पूरा परिवार अभी जेल में है क्योंकि वो लड़के की अय्याशी बचाना चाहते थे। लड़के के लॉयर ने कहा है कि उसको कॉलेज में एडमिशंस नहीं मिल रहे, पर होपफुली इस केस से पूरे देश को एक मैसेज मिलेगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप ड्रिंक और ड्राइव करते हो, और अगर आप ये मानते हो कि आपके पास पैसा है तो आप किसी भी रोड को अपनी पर्सनल रेस ट्रैक बना सकते हो। Wow. Really, really good video. और
उसने मेंशन भी किया वीडियो के स्टार्ट में कि 2 दिन में लोग भूल जाते हैं, which is why he made this video again with the real truth, all the detailed information, क्योंकि information collect करने में भी काफ़ी time लगता है, right? And now we have a lot more data, like he said, there's a 900-page detail written by them, so उसका link भी मैं description में डालूंगा. But yeah, interesting. It feel like देखने के बाद लग रहा है कि like I've gained a little bit of faith in the system now after watching this video, and like yeah, basically what he said at the end of the video, I feel the exact same. And the thing is, I've known people like these, right? Uh, big rich kids, politicians' kids who think they can do whatever they want, pretty much. Or finally, I feel like uh, justice is being served, and I'm happy about it. Yeah, if you watched all the way through the end, thank you for watching. I'm planning on making more of these. I'm actually gonna make or planning on making one video a day for the next 30 days. Let's see how that goes. And thank you for watching. Subscribe and like, please, just just so I know that someone's watching, I guess. Thank you.